हेलो स्टूडेंट्स, लर्न 24 अकेडमी में आपका स्वागत है। देखिए स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल के लिए जीके एंड जीएस वाला सेक्शन देख रहे हैं। ठीक है, इसमें हमारा मेजर फोकस किस पे है? शिक्षा विभाग की योजनाएं हैं प्लस शिक्षा से रिलेटेड जो करंट अफेयर्स है वो वाले टॉपिक्स हम देख रहे हैं। ठीक है, हमने इसका P5 तक कंप्लीट कर लिया। जिसने भी ये लेक्चर्स नहीं देखे वो देख लीजिए, जिससे आपकी तैयारी और ज़्यादा मजबूत हो सके। आज हम इसका करेंगे P6। ठीक है, इससे पहले अगर आपने हमारा कंप्यूटर के लेक्चर्स नहीं देखे तो कंप्यूटर के लेक्चर्स भी देख सकते हैं, जो आपकी तैयारी में चार चांद लगा देंगे। ठीक है, इसके अलावा हमारे चैनल पे आपके लिए टेस्ट सीरीज़ भी लॉन्च कर दी गई है, जिसमें हमारे द्वारा ये टेस्ट सीरीज़ का सिलेबस है। ठीक है, तो ये टेस्ट सीरीज़ का सिलेबस है, जिसने भी नहीं देखा वो देख लीजिए। देखो, इस पर कंप्यूटर प्लस ICT लिखा है, परंतु इसमें जो आपके लैंग्वेज वाले क्वेश्चन हैं, जिसमें इंग्लिश, हिंदी प्लस मैथ्स और रीजनिंग, ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ये ऑल सब्जेक्ट वाले में। ठीक है, इनके साथ साथ इनमें भी आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। ठीक है, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी दिए जाएंगे, जिससे आपकी तैयारी और ज़्यादा अच्छी से हो सके। ठीक है, तो परंतु जो आपके जो सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चंस हैं, जो मेन सब्जेक्ट क्वेश्चंस, वो यहाँ पर कवर नहीं कराए जाएंगे इस टेस्ट सीरीज में। ठीक है, तो ये टेस्ट सीरीज का टाइम टेबल है। इसमें टोटल मिला के 10 टेस्ट रहेंगे, है ना। और अगर टेस्ट से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन जानना चाहता है तो वो मुझे आप क्या कर सकते हैं, इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। तो टेस्ट से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन दे दीजिएगी। टेस्ट की फ़ीस 149 रुपीज़ नहीं है, अभी 99 रुपीज़ है। ठीक है, आज तक, आज 1 तारीख है, अगर आज 12 बजे तक, रात को 12 बजे तक कोई भी एनरोल करता है तो उसको 99 रुपीज़ में एनरोल कर दिया जाएगा, और कल से इसकी जो फीस है 149 रुपीज़ हो जाएगी। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखें। देखो, तैयारी करने आपके हाथ में, आप ही तैयारी करोगे। जो आप क्वेश्चंस पढ़ेंगे, देखो हमारा मेनली क्या है, फोकस रहेगा जीके पर। ठीक है, जीके वाला जो सेक्शन है वो हम आपको तैयार कर रहे हैं, जीके प्लस कंप्यूटर प्लस ICT। ठीक है, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, तो इस पे फोकस रहेगा। इसके साथ साथ मैथ्स, रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश के भी क्वेश्चंस आपको एक्स्ट्रा में दिए जाएंगे। ठीक है, और 2-3 क्वेश्चन अगर पॉसिबल हो पाया तो पेडोलॉजी के क्वेश्चंस भी आपको यहाँ पर अवेलेबल करा दिए जाएंगे, जिससे ये ऑल सब्जेक्ट जो टेस्ट होगा इसके अंदर अवेलेबल करवाए जाएंगे ये पेडोलॉजी वाले क्वेश्चन, जिससे आपकी तैयारी बहुत अच्छे से हो जाए। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। तो आ जाइए, अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। ठीक है, तो देखिए आप थंबनेल में आप ये देख पा रहे हैं, पहली जो पॉइंट लिखा हुआ है ये वाला, तो ये क्या कह रहा है? ठीक है, इसको मैं बैक पेन कर लेता हूँ पहले। देखो यहाँ पर क्या है, सेवरल लैंडमार्क्स इनिशिएटिव्स लिए गए हैं, किसके द्वारा? गवर्नमेंट के द्वारा। किसमें? न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो इंट्रोड्यूस करी गई उसके द्वारा एजुकेशन को ट्रांसफॉर्म करने के लिए बहुत ज़्यादा मेजर्स लैंडमार्क इनिशिएटिव्स लिए गए हैं मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा। ठीक है, तो यहाँ से क्या है, आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, काफ़ी ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो इसी को समझते हैं। पहले आ जाइए। ठीक है, इसमें फिर बाद में क्या है, हम ये PM श्री योजना देखेंगे। ठीक है, ये चार्ट लगाया हुआ है, ये क्या चीज़ है बताओ इसके बारे में, कमेंट सेक्शन में जब तक आप आंसर लिखें इस चार्ट का मतलब क्या है। हालांकि उसमें नाम ही हिंदी नहीं लिखी हुई है, तो कुछ और ही लिखा हुआ है। ओह शिट, गलत लग गया है। ठीक है, कोई बात नहीं, इसको सही लगा देंगे बाद में। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इंग्लिश में मिलेगा पर आपको डोंट वरी। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा सेवरल लैंडमार्क्स इनिशिएटिव्स लिए गए हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए, जिससे क्या होगा, एजुकेशन को ट्रांसफॉर्म किया जा सके, जो एजुकेशन सेक्टर है उसको बहुत ज़्यादा वाइडर किया जा सके, और जो प्री प्राइमरी एजुकेशन से लेकर जो हमारी सेकेंडरी एजुकेशन तक एजुकेशन लेवल का स्तर बहुत ज़्यादा हाई कर दिया जाए। ठीक है, साथ साथ जो बाद में जो सेकेंडरी के बाद में जो ग्रेजुएशन करते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं, फेलोशिप करते हैं, रिसर्च करते हैं, तो वो सब इसमें इंक्लूड की गई है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ सेकेंडरी लेवल तक ही ये ट्रांसफॉर्म कर रहा है, तो ये हमारे पूरे होल एजुकेशन सिस्टम को क्या कर रहा है, ट्रांसफॉर्म करने का कार्य कर रहा है। ये डॉक्यूमेंट 7 अगस्त 2023 को लॉन्च किया था। ठीक है, अभी हाल ही में ही लॉन्च किया गया। तो इस डॉक्यूमेंट से आपको काफ़ी ज़्यादा नॉलेज एनरिच होगी, जो आपके करंट अफेयर्स के टॉपिक्स हैं यहाँ से काफ़ी कवर होंगे। ठीक है, अब देखिए, जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, जो हमारी 2020 की न्यू एजुकेशन पॉलिसी जिसे हम बोलते हैं, है ना, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 आप इसको बोल सकते हैं। तो इसमें क्या है, सबसे मेजर टारगेट तो ये रखा गया कि जो हमारा एजुकेशन में जो GDP का कंट्रीब्यूशन नहीं, GDP का इतना पैसा एजुकेशन में खर्च किया जाएगा। कितना? 6% की बात करता है। ठीक है, 6% तक अचीव करने की बात कर रहा है कि हमारी जो GDP है, हम जो ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्शन करते हैं, हमारी जो टोटल इनकम होती है देश की, उसका 6% पैसा कहाँ खर्च करना है? एजुकेशन में खर्च करना है। तो इसके लिए सेंट्रल प्लस स्टेट, ठीक है, सभी स्टेटों के साथ मिलकर जो पब्लिक इन्वेस्टमेंट को
प्रमोट करना है, जिसमें जो प्राइवेट फिलैंथ्रोपिस्ट होते हैं, फिलैंथ्रोपिस्ट कौन होते हैं, जो जनहितैषी होते हैं, समाज के बारे में सोचते हैं, जन कल्याण के बारे में सोचते हैं, जिसे राजस्थान में भामाशाह कहा जाता है, ठीक है, जो क्या है अपना पैसा दान कर देते हैं समाज के कल्याण के लिए, ठीक है। एजुकेशन के क्षेत्र में ऐसे लोगों को इनवाइट करना है, प्रमोट करना है, जिससे वो अपना पैसा शिक्षा के क्षेत्र में खर्च करें, ठीक है। तो कितना करना है, 6% तक जीडीपी के टारगेट अचीव करने हैं, ये थोड़ा ध्यान रखें, ठीक है। इसके अलावा जो हमारा जो एजुकेशन में बजट है 99,311 रुपये से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है, 1,12,899 कर दिया गया है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। बजट वर्ष 2022-23-24 के अंदर कितना कर दिया गया, 1,12,899 बजट किया गया है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा ध्यान रखें। इसमें जो ग्रोथ दिखाता है वो कितना, 14%, करीब करीब कितना 13.68 है, तो 14% के आसपास ये इंक्रीमेंट दिखाता है। वैसे इसको 13.5 बढ़ सकते हो, 13.5 से 14% के बीच में ये हमारी ग्रोथ दिखाता है। बजट में एजुकेशन सेक्टर में जो फंड एलोकेशन किया जा रहा है वो बढ़ाया गया है, ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान रखें। अब आ जाइए इसमें आगे, इसमें इस डॉक्यूमेंट में फिर आगे क्या बात करता है, इसमें आगे बात करता है कि जो रिसर्चर्स है, जो टीचिंग्स है, तो उनका क्या है, कोलैबोरेशन किया जाएगा। साथ साथ जो फैकल्टी है, स्टूडेंट्स हैं, वो एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत हाई क्वालिटी फॉरेन इंस्टीट्यूट में उनको भेजा जाएगा, वहाँ से बच्चों को यहाँ पढ़ने के लिए बुलाया जाएगा, यहाँ के बच्चों को वहाँ भेजा जाएगा, ठीक है, रिसर्च करने के लिए। टीचर्स को, फैकल्टीज़ को, स्टूडेंट्स को, है ना, कोलैबोरेशन के सहित क्या कराया जाएगा, एक्सचेंज प्रोग्राम चलाया जाएगा, जिसमें वो वहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं वो इंडिया में आके पढ़ सके, यहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं वो वहाँ जाके पढ़ सके, ठीक है। तो इसके लिए जो जो चेंजेस करने हैं वो सारे किए जाएंगे, जिसके अंदर ट्यूनिंग की जाएगी, साथ में जॉइंट डिग्री प्रोग्राम्स या फिर डुअल डिग्री प्रोग्राम्स चलाए जाएंगे, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखें, 2/5/2022 से ये रेगुलेट किए जा रहे हैं, ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। इसके अलावा नीचे आओ, जब नीचे आएंगे तो यहाँ पे देखो ये ग्लोबल इनिशिएटिव फॉर एकेडमिक नेटवर्क स्थापित किया जाएगा, जिसके तहत किया जाएगा एक टैलेंट पूल, ठीक है, टैलेंट पूल निर्धारित किया जाएगा। इसका सिंपल सा मतलब है, टैलेंट पूल का मतलब है कि जो हमारे इंडिया में जो बहुत ज़्यादा हाईली स्किल्ड पर्सनस हैं या फिर जो फॉरेन में हाईली स्किल्ड पर्सन है, उनको एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत इंडिया बुलाया जाएगा या यहाँ के वहाँ भेजे जाएंगे, जिनकी स्किल्स डेवलप की जा सके और साथ में इंडिया में वो अपना कंट्रीब्यूशन दे सकें अगर बाहर के लोग यहाँ आ रहे हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर एक स्कीम फॉर प्रमोशन फॉर एकेडमिक एंड रिसर्च कोलैबोरेशन चलाया जाएगा, जिसका मेजर ऑब्जेक्टिव होगा रिसर्च इकोसिस्टम इंडिया में डेवलप करना, ठीक है। जो इंडिया में क्या होगा, जो विदेशी हैं या इंडियंस हैं, एजुकेशन सिस्टम में इस तरीके से कार्य करें कि वो रिसर्च को बहुत ज़्यादा प्रमोट करें, ठीक है। रिसर्च इकोसिस्टम को डेवलप करना एक मेजर ऑब्जेक्टिव रहेगा, क्योंकि इंडिया की जो रिसर्च टीम है, रिसर्च जैसे मान लो हम क्या नई कोई खोज नहीं कर रहे, आप देखें तो अमेरिकन जो इकोसिस्टम है वो इस तरीके का है कि वहाँ की हायर एजुकेशन में वहाँ के बंदे अपने आप कुछ ना कुछ नया इनोवेट करते रहते हैं, नई खोज करते रहते हैं। जैसे टेस्ला ले लीजिए, ठीक है ना, तो उन्होंने क्या करा, एक नई रिसर्च करी, नया इलेक्ट्रिक पर काम कर रहे हैं। हमारे में ऐसा कुछ है नहीं, हमारे तो क्या कर रहे हैं, पढ़ लिख कर विदेश जाकर और वहाँ जाकर जॉब करना चाह रहे हैं, ठीक है। ये नहीं चाह रहे कि वो खुद कोई ऐसी रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी डेवलप करें, रिसर्च के फील्ड में, साइंटिफिक डेवलपमेंट में कुछ अपना योगदान दें, तो वो बहुत कम हो रहा है इंडिया में, ठीक है। तो उसको प्रमोट करने की बात करता है। साथ में इसमें क्या बात करी गई है, इसमें बात करी गई है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन की जाएगी ऐसे विदेश के कॉलेजों के साथ में, जहाँ पर क्या होगा, हमारे जो यूनिवर्सिटीज़ के कैंपस हैं वो उनकी यूनिवर्सिटीज़ में खोले जा सके, ठीक है। जैसे मान लीजिए पूरी यूनिवर्सिटी नहीं खोली जाएगी, जैसे मान लीजिए विदेश की कोई यूनिवर्सिटी है तो उसके अंदर हमारी यूनिवर्सिटी का एक छोटा सा कैंपस वहाँ पे खोल दिया जाएगा, जिससे क्या होगा, ये एक्सचेंज प्रोग्राम ज़्यादा स्मूथली चल सके। वहाँ की यूनिवर्सिटी का एक कैंपस हमारे इंडिया में खोल दिया जाए। तो इसी को मद्देनजर रखते हुए मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया गया है कैंपस ऑफ IIT मद्रास ने, किसके साथ में, जंजीबार के साथ में। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, इसको इंपॉर्टेंट मार्क करिए, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जंजीबार कहाँ पर है, तंजानिया में। तो IIT मद्रास क्या करेगी, अपना कैंपस जिंजीबार में लगाएगी एक जगह, है ना, ये तंजानिया में पड़ता है। तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, ठीक है, ने साइन किया, ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं, बिटवीन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, IIT मद्रास एंड मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग ऑफ जंजीबार, इनके बीच में ये करार हुआ है, ठीक है। तो ये मिनिस्ट्रीज नहीं पूछी जाएंगी आपसे। IIT मद्रास और जंजीबार कहाँ लगा रहा है, IIT मद्रास अपनी एक यूनिट कहाँ लगाएगा, जिंजीबार तंजानिया के अंदर एक वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर की स्थापना करेगा। ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। ये क्या है, अपने ही प्रकार का एक फर्स्ट एवर IIT कैंपस है टू बी सेट अप आउटसाइड इंडिया,
ठीक है, ये थोड़ा ध्यान रख सकते हैं। ये जो IIT कैंपस खोला जा रहा है ज़ंजीबार के अंदर, ये अपने ही प्रकार का एक मतलब फर्स्ट एवर, सबसे पहला इस तरीके का कैंपस खोला जा रहा है। इससे पहले कोई कैंपस इंडिया से बाहर नहीं लगाया गया है किसी भी IIT के द्वारा, तो ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। IIT कैंपस पहला कहाँ लगाया जा रहा है? आउटसाइड इंडिया, ज़ंजीबार तंजानिया के अंदर लगाया जा रहा है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसको याद कर लें, ठीक है। इसके अलावा जो हमारी IIT दिल्ली है, उसने अबू धाबी के साथ में इस तरीके का एक एग्रीमेंट साइन किया है, ठीक है। तो पहला कौन सा हो गया? IIT मद्रास, और दूसरा फिर IIT दिल्ली। वो ये कहाँ लगा रहा है? IIT दिल्ली अपना कैंपस कहाँ पे खोलेगा? अबू धाबी के अंदर, ठीक है। ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना कि ये कैंपस के नाम याद रख लेना, IIT मद्रास और IIT दिल्ली। IIT मद्रास कहाँ पे अपना खोलेगा? ज़ंजीबार के अंदर। IIT दिल्ली कहाँ खोलेगा? अबू धाबी के अंदर, है ना। और इसमें क्या है, जो बजट 2022-23 के अंदर ये पहली बार ऐसा प्रपोजल किया गया कि जो विदेश के इंस्टीट्यूट्स हैं वो क्या करेंगे, वो हमारे इंडिया में गिफ्ट सिटी में आकर यहाँ पे टीचिंग करें, यहाँ पर अपने इंस्टीट्यूट्स खोलें, ठीक है। जिससे क्या होगा, एक्सचेंज प्रोग्राम को और ज़्यादा एनहेंस किया जा सके, ठीक है। तो यहाँ पर जो गिफ्ट सिटी गुजरात में खोली जा रही है, गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी के अंदर क्या करेंगे, कोर्स ऑफर करेंगे, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फिनटेक, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, फ्री फ्रॉम डोमेस्टिक रेगुलेशंस, ठीक है। तो ये जो विदेशी यहाँ आकर अगर कोई इस तरीके का मैनेजमेंट कोर्स पढ़ाना चाहते हैं, चलाना चाहते हैं, ठीक है, तो वर्ल्ड क्लास फॉरेन यूनिवर्सिटीज़, ये याद रखें, है ना। ये वर्ल्ड क्लास फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ एंड इंस्टीट्यूट्स को अलाउ किया गया है कि वो हमारे इंडिया में आएँ, अपने सेंटर यहाँ स्थापित करें, और यहाँ पर अगर इन कोर्सेज़ को पढ़ाना चाहते हैं तो पढ़ा सकते हैं। तो ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। कहाँ पर ये कोर्सेज हैं, ठीक है, ये पूरे कैंपस हैं। ये IIT मद्रास, IIT दिल्ली क्या है, यहाँ से बाहर जाके अपना पूरा कैंपस एस्टेब्लिश करेंगे, ठीक है, उनके कॉलेज के अंदर। और ये जो गिफ्ट सिटी के अंदर क्या कर रहे हैं, विदेशी फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ इंस्टीट्यूट आके अपना एक कोर्स पढ़ाएंगे यहाँ पर, ये थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है। अब क्या है, इसको आगे बताते हुए ये कहा है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में 3 सालों में क्या क्या डेवलपमेंट हुए, तो उसके बारे में ये बता रहा है। तो सबसे पहला बात बता रही है इसने कि PM श्री योजना, ठीक है। तो PM श्री योजना क्या है, इसके तहत क्या है, 14,500 PM श्री स्कूल्स को डेवलप किया जाएगा। तो आ जाइए PM श्री योजना समझते हैं। अब देखिए PM श्री योजना है क्या, तो देखो PM श्री योजना सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, ठीक है। अपन ने स्पॉन्सर्ड और सेक्टर स्कीम के बारे में समझा है। सेक्टर का मतलब क्या होता है, सेक्टर का मतलब होता है 100% पैसा कौन पे करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट। इसको डेवलप करने का, इम्प्लीमेंट करने का काम कौन करेगा, 100% सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ही किया जाता है, ठीक है। ये थोड़ा ध्यान रख सकते हैं। अब स्पॉन्सर का मतलब है सेंटर और स्टेट, 2 जने मिलकर इसमें पैसा खर्च करते हैं। तो कितना, सेंटर अगर करेगा तो 60% और स्टेट करेगा तो 40% पैसा खर्च किया जाता है। ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। इसमें 14,500 स्कूल्स डेवलप किए जाएंगे, ठीक है। कौन डेवलप करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरीज, लोकल बॉडी, KVS, NVS मिलकर इसको डेवलप करेंगे, ठीक है। KVS NVS आप जानते ही हैं, केंद्रीय विद्यालय संगठन, नवोदय विद्यालय संगठन, ठीक है। तो इट विल, इसका मेजर ऑब्जेक्टिव क्या होगा, टू नरिश द स्टूडेंट्स, ठीक है। तो जो स्टूडेंट्स हैं उनमें क्या करना है, समतापूर्ण, समावेशी, बहुलवादी विकास करना है, ठीक है। तो ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत डेवलप करना है, ठीक है। PM जो श्री स्कूल है वो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत डेवलप किया गया है, जिससे क्या होगा, एक इंक्लूसिव डेवलपमेंट लाया जा सके बच्चे के विकास में, ठीक है। जो भी उनको नरिश करने के लिए जो भी टेक्निक्स चाहिए वो सारी इंप्लीमेंट की जा सके, ठीक है। इसमें 20 लाख स्टूडेंट्स एक्सपेक्टेड, जो कि पूरी तरीके से इसमें क्या होगा, डायरेक्टली बेनिफिट, उनको फ़ायदा मिलेगा, ठीक है। तो ये जो स्कीम है 5 साल के लिए इंप्लीमेंट की गई है, 2022-23 से 26-27, ठीक है। अभी तक जो अपन ने पीछे पढ़ी थी वो 21-22 से लेके 25-26 तक थी, परंतु ये वाली जो स्कीम है ये कौन सी है, 5 साल के लिए ये भी, परंतु ये 22-23 से 25-26 के लिए, ये थोड़ा सा ध्यान रखें। तो PM श्री क्या हो गई, बाद की हो गई, और उससे पहले जो अपन ने स्कीमें पढ़ी थी उनमें क्या था, 21-22 से लेकर 25-26 थी। तो ये थोड़ा सा कन्फ्यूज़न दूर कर लेना अपना, ठीक है। उनको एक चार्ट पे लिख लेना, कौन सी 22-23 तक थी, कौन सी वो 25-26 तक थी, और कौन सी 26-27 तक है। तो PM श्री योजना 25-26-27 तक है, ठीक है।
अब आ जाइए, इसका थोड़ा सा ओवरव्यू जिस्ट दे देता हूँ मैं आपको। देखो इसके अंदर क्या है, ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, ये 2022 में लॉन्च करी गई है ना। 22-23 से 26-27 तक चलेगी। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका पीएम श्री योजना का, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसमें जो एलिजिबिलिटी है वो स्कूल में जैसे सेंटर, स्टेट, यूटी, लोकल बॉडीज, केवीएस, JNVS, ये सब इसको मिलकर रन करेंगे। ये तो अभी पीछे पढ़ाई दिया है ना, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन सब इसमें क्या करेंगे, अपना कॉन्ट्रीब्यूशन देंगे पीएम श्री योजना को डेवलप करने के लिए अंडर द न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020। इसमें जो ऑब्जेक्टिव रखा गया वो क्या, यही है ऑब्जेक्टिव अंडर द 2020, ठीक है। इसमें की फीचर्स फॉर द रीडेवलपमेंट ऑफ स्कूल, जो स्कूल्स का जो विकास होगा, पूर्ण जी उद्धार करना है। किस बेसिस पे करना है, पहला तो उनका मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है, ठीक है। जो स्कूल्स हैं उनका जो, जब आप स्कूल को देखें तो एक मॉडर्न थीम पर वो आपको नजर आए, ठीक है सर। और उसके अंदर जो लैब्स हैं, स्मार्ट क्लास रूम्स हैं, एक्सपीरियंशियल जो होलिस्टिक इंटीग्रेटेड प्ले टॉय बेस्ड इक्विपमेंट ड्राइव, तो मतलब यानी जो स्कूल्स है उसके अंदर आपको सब कुछ मॉडर्न लाइन पर इंट्रोड्यूस कर देना है। प्री प्राइमरी एजुकेशन से लेकर सेकेंडरी एजुकेशन तक सारी चीज़ों को आपको डेवलप करना है, हाईटेक करना है, जिससे बच्चा अच्छे से सीख सके। तो इस बेसिस पे ये पीएमसीडी स्कूल डेवलप किए जाएंगे, ठीक है। चाहे आप उनको छोटे छोटे टॉयज़ जो लेटेस्ट प्रकार के हों, जिससे बच्चों को नॉलेज मिले। ऐसे खिलाना नहीं है उनको, गेम नहीं खिलाना, गेम खेलते खेलते उनको नॉलेज देनी है, ये वाला कार्य करना है। लैब में क्या करना है, लेबोरेटरीज के अंदर इस तरीके का एनवायरनमेंट होना चाहिए जिससे बच्चा लर्न करे। ये नहीं कि वो चीज़ें देखे, वहाँ भी बीकर पड़ा है, यहाँ पे चमचा पड़ा है, यहाँ पे ये पड़ा है, वहाँ पे वो पड़ा है, ऐसे नहीं। वहाँ पर उसको अगर वो बीकर भी देखे तो वो उससे सीखे कि भाई क्या सीखेगा, कैसे सीखेगा, बताओ बीकर से। तो बीकर रबड़ा है, पर उसके पीछे इस तरीके से डायग्राम हो कि आप इस बीकर में किस तरीके से इसको इस्तेमाल करेंगे, इसका क्या फॉर्मूला होता है, कितना कितना आप इसमें मिला सकते हैं। तो इस तरीके से आपको हाईलाइट करनी है वो चीज़। मतलब बच्चा जब उसको चीज़ को देखे तो उसको लर्न करना चालू कर दे, ऑब्जर्वेशन से ही वो चीज़ों को लर्न करने लगे, ये चीज़ होनी चाहिए, ठीक है। अभी जैसे मान लो मैं ये पीपीटी लेकर आता हूँ आपके सामने, इसमें आपको क्या लगता है ये मैं इतनी इजीली बन जाती है। अब यहाँ पर ये सारी चीज़ें अरेंज्ड हैं तो आपको चीज़ें समझ में आती हैं, स्टेप बाय स्टेप ये सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं, तो अभी तो आप ये जान पाते हैं। तो ऐसे ही वहाँ पे स्कूल्स को भी क्या है, मॉडर्न लाइंस पे इस तरीके से डेवलप करना है कि स्टेप बाय स्टेप वो चीज़ों को इनकलकेट करें, वो जाने कि भाई इसके बाद ये चीज़ें, इसके बाद ये चीज़ें, ओह अच्छा ये इसलिए थी, ये इसलिए थी। वो मतलब एक फिल्म चलनी चाहिए, पूरी एक पिक्चर। जैसे मूवी में जाके आप देखते हैं ना, कुछ पिक्चरें ऐसी होती हैं, कैसी होती हैं कि जिसमें क्या पीछे से स्टार्ट की जाती है कि मर्डर हो गया, ठीक है, वो हीरो ने विलन को गोली मार दी, अब पुलिस आके उसको पकड़ के ले गई, अब आप सोच रहे हैं ओ क्या हुआ, तो वो उल्टी चलती है। पर ऐसा एजुकेशन में उल्टा नहीं चलता है। एजुकेशन में कैसा चलना चाहिए, एजुकेशन में बिल्कुल शुरू से लेकर एंड तक चलना चाहिए। बच्चों को शुरू से चीज़ें समझ में आनी चाहिए। अब मान लो उनको सीधे बताई जाए कि ये PhD के सब्जेक्ट्स हैं, अब बच्चा जानता ही नहीं है, नर्सरी का बच्चा PhD का क्या जानेगा, बताओ। तो इसीलिए एजुकेशन अलग है, मूवी अलग है, ठीक है। तो आपको क्या लगता है कि मूवी की तरह सिखाना चाहिए कि बच्चों को, या फिर वैसे सिखाना चाहिए, ठीक है। अब देखो कॉस्ट शेयरिंग कितना 60-40 का रेशियो है, जिसमें यूनियन गवर्नमेंट का 60% पैसा खर्च करेगी और 40% कौन खर्च करेंगे, स्टेट और यूटीज करेंगे। और अगर वो हिल टेरेन है जो अपन ने पीछे देखा था, अगर वो तो 90:10 का रेशियो हो जाएगा, ठीक है। और 100% पैसा कहाँ खर्च करती है, जहाँ पर लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं है, जिस भी यूनियन टेरिटरी के अंदर, ठीक है। तो वहाँ पे 100% पैसा कौन खर्च करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा खर्च किया जाता है। अब नंबर ऑफ स्कूल्स टू बी रीडेवलप कितने, 14,500 नंबर ऑफ स्कूल्स रीडेवलप किए जाएंगे, ठीक है। ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। इसके अंदर क्या है, 3 स्टेज के अंदर होगा। पहला स्टेज क्या है, यूटीज हैव बीन एग्री टू इम्प्लीमेंट न्यू एजुकेशन पॉलिसीज, ठीक है। जो भी स्टेट्स हैं, यूनियन टेरिटरीज हैं, वो पहले क्या होगा, न्यू एजुकेशन पॉलिसी को पूरी तरीके से इम्प्लीमेंट करेंगी। फिर उसके बाद में धीरे धीरे स्कूल्स क्या है, स्कूल्स की एलिजिबिलिटी देखी जाएगी कि भैया ये स्कूल में इम्प्लीमेंट करना चाहिए, कि मिनिमम बेंचमार्क्स देखे जाएंगे, वो उनको फुलफिल करते हैं तो वहाँ पर ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी इंप्लीमेंट की जा सकती है फाइनल स्टेज के अंदर। ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। फिर जो करिकुलम है, पेडागोजी है असेसमेंट है, तो ये सारी चीज़ें क्योंकि हाईटेक होंगी, जिससे क्या होगा, बच्चे में ओवरऑल डेवलपमेंट आ सके। ये थोड़ा सा ध्यान रखें। आ जाइए, अब देखिए नेक्स्ट है यहाँ पर। अब देखिए स्टूडेंट्स, PM श्री हमने देख लिया। अब इसके बाद में आ जाइए पॉइंट नंबर 2 देखते हैं, जिसमें हम निपुण भारत के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। तो निपुण भारत तो हम पहले ही देख चुके हैं, तो निपुण भारत के बारे में आप
फुल फॉर्म लिखिए, ठीक है। ये तो आप पहले ही पढ़ चुके हैं तो इसको दोबारा क्या देखेंगे, ठीक है, क्यों टाइम वेस्ट करें। निपुण भारत का सिंपल सा मतलब ये है कि बच्चे को निपुण बनाना है। कैसे निपुण बनाएंगे कि वो जो पढ़े तो प्रोफिशिएंटली वो सारी चीज़ें पढ़ सके, ठीक है। वो मैथमेटिक्स जब उसे सिखाई जाए, है ना, गणित का ज्ञान दिया जाए तो उसका एप्लीकेशन वो जाने, ये वाली चीज़ हमने इसमें देखी थी, ठीक है। तो इसके बारे में चलो इसके फुल फॉर्म लिखें जल्दी से। आ जाइए पॉइंट नंबर 3 देखते हैं, विद्या प्रवेश, ठीक है। विद्या प्रवेश क्या है, आ जाइए इसके बारे में जानते हैं, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो इट्स अ गाइडलाइन फॉर 3 मंथ्स प्ले बेस्ड स्कूल प्रिपेयर्डनेस मॉड्यूल। तो आ जाइए क्या चीज़ है, आ जाइए इसके बारे में पढ़ते हैं। देखो विद्या प्रवेश बिल्कुल सिंपल सी बात है। आपने देखो न्यू एजुकेशन पॉलिसी में 5+3+3+4 के बारे में पढ़ा, ठीक है। तो 5 क्या है, फंडामेंटल ऑफ स्कूलिंग की बात करता है, ठीक है। तो ये फंडामेंटल जो स्कूलिंग है इसी के अंदर प्री स्कूल 1, प्री स्कूल 2 और प्री स्कूल 3 है, जिसे हम क्या बोलते हैं, प्री प्राइमरी एजुकेशन बोलते हैं इसको, ठीक है। इसको हम नर्सरी बोल सकते हैं, ठीक है, नर्सरी, इसको LKG बोल सकते हैं और इसको हम UKG बोलते हैं, ठीक है। पहले इसका नाम ये हुआ करता था नर्सरी, LKG, UKG। अब इसको ये बोला जाता है प्री स्कूल 1, प्री स्कूल 2, प्री स्कूल 3। तो जो अब बोला जाता है वो याद करें, ठीक है। तो ये क्या है, जो प्री स्कूल 1 है 3 से लेकर 4 साल के बच्चे के लिए, प्री स्कूल 2 है 4 से लेकर 5 साल के बच्चे के लिए, और प्री स्कूल 3 के अंदर 5 से लेकर 6 साल तक के बच्चे को प्रवेश दिलाया जाता है। इसमें क्या होता है, बाल वाटिका में वो सीखने का प्रयास करता है। अब क्या है, जब ये प्री स्कूलिंग कंप्लीट करने के बाद बच्चा जब ग्रेड 1 में प्रवेश करेगा तो उसको बोला गया है विद्या प्रवेश। अब क्या है, उसका एक्चुअली में विद्या के लिए प्रवेश हुआ है, ठीक है। तो जो विद्या के लिए उसका प्रवेश हुआ है वो इस तरीके का होना चाहिए कि उसको वो सब चीज़ें फ्रेंडली लगे, उसको ऐसा बर्डन ना लगे, ठीक है। तो इस चीज़ पे फोकस करते हुए जो हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी है एम्फेसाइज करती है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। फिर इसमें ग्रेड 1 में 6 से लेकर 7 साल का बच्चा है जो प्री स्कूलिंग के अंदर वो विद्या में अब क्या हो, उसका प्रवेश हो रहा है, वो लर्निंग चालू करेगा। जो भी लर्निंग वो चालू करेगा तो लर्निंग कैसी होनी चाहिए, वो बिल्कुल खेल खेल में वो चीज़ें सीख लें, ठीक है। तो इसमें क्या है, देखो ये सब चीज़ें किस में आ रही है, ये फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमेरिसी के अंदर आता है, जो क्या है 6 ईयर का प्रोग्राम है, जिसके अंदर प्री स्कूल 1, 2, 3, ग्रेड 1, ग्रेड 2 और ग्रेड 3 आते हैं। मतलब 5 और इस 3 में से एक इधर चला जाएगा, ठीक है, एक इधर जाएगा, ये थोड़ा सा ध्यान रखें। तो ये क्या है, फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमेरिसी की बात करता है, जो 6 साल का है, 3 से लेके 9 साल तक, ठीक है। 3 से लेके 9 ईयर का जो बच्चा है वो सीखता है, लर्न करता है, ठीक है। तो इस चीज़ पर फोकस करते हुए इसमें जो 6 साल का बच्चा है, 6 से 7 साल का बच्चा जो फर्स्ट ग्रेड में अभी स्कूल में एंटर कर रहा है, तो उसके लिए जो पिछला जो प्री स्कूल था उसको छोड़कर जब अब वो स्कूलिंग में आ रहा है, एक्चुअल स्कूलिंग में आ रहा है, तो वो उसको क्या करे, उसको लर्न मतलब उसको इन्जॉय करे, उसको मतलब अपने उसको 1% भी ऐसी फीलिंग नहीं आनी चाहिए यार मैं कहाँ जा रहा हूँ, उसको ये चीज़ें अब अच्छी लगनी चाहिए। इस चीज़ों पर फोकस करते हुए विद्या प्रवेश दिया गया। इसमें क्या है, देखो इसके मेजर ऑब्जेक्टिव है, पहला टू प्रमोट स्कूल प्रिपेयर्डनेस, स्कूल इस चीज़ के लिए प्रिपेयर्ड रहें, जो भी बच्चे अलग अलग बैकग्राउंड से अब फर्स्ट ग्रेड में आ रहे हैं तो उनके लिए बहुत ज़्यादा एमिकेबल एनवायरनमेंट होना चाहिए, उसमें वो इन्जॉय करें, उसके लिए बर्डन ना हो, ठीक है। टू एंश्योर द स्मूथ ट्रांजिशन ऑफ चिल्ड्रंस टू ग्रेड 1, है ना, बहुत आसानी से वो ग्रेड 1 में प्रवेश कर जाएं। तीसरी बात ये कहता है कि वो खेल खेल में चीज़ों को सीखें, ठीक है। उनके लिए ये जो विद्या प्रवेश में अब जो लर्निंग फेज में जो जा रहे हैं वो उनके लिए जॉयफुल होना चाहिए, उसको इन्जॉय करनी चाहिए। इस चीज़ों पे फोकस करते हुए ये वाली बात करेंगे। ये विद्या प्रवेश बिल्कुल ईजी सी बात है यार, समझ जाओ, आप समझ गए होंगे, ठीक है। नहीं समझे हो तो फिर भी कमेंट सेक्शन में लिखें, मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो प्ले बेस्ड अप्रोच रहेगी जिसमें वो लिखना, है ना, रीड करना, लिखना और ये नंबर के साथ में खेलना, ये बहुत आसानी से सीख सकें। इस चीज़ों पर फोकस करते हुए ये बात करता है, रीड राइट एंड नंबर सेंस की बात करता है, ठीक है। तो आ जाइए अब नेक्स्ट चलते हैं। अब देखें नेक्स्ट वापस से ऊपर जाएंगे, ठीक है, ऊपर जाएंगे वहीं से तो पता चलेगा अपन क्या कर रहे हैं। अब देखिए फोर्थ जो पॉइंट बात करता है PM विद्या की बात करता है। तो ई जब विद्या आएगा तो इसमें क्या बात करेगा, इट इज़ रिलेटेड टू द डिजिटल ऑनलाइन एयर एजुकेशन की बात करता है। तो ई विद्या क्या है, अभी जैसे मान लीजिए अभी आपको जो पढ़ा रहा हूँ वो कैसे पढ़ा रहा हूँ, ई एजुकेशन ही तो है, ई माध्यम से ही तो आपको पढ़ा रहा हूँ। तो बस इस चीज़ों को फोकस करते हुए जो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे, वो प्राइम मिनिस्टर क्या हमारी फाइनेंस मिनिस्टर थी निर्मला सीतारमन, इन्होंने इस स्कीम को अनाउंस किया था 18 मई 2020 को, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ये ईयर याद रखना इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इस पर इंपॉर्टेंट मार्क लीजिए। अच्छा कई बच्चे सोचते हैं क्या बना रहा हूँ यार, मैं स्टार बनाता हूँ इस तरीके वाला, ठीक है, बचपन में स्टार बनाते थे ना, जो ये वाला स्टार है ये, तो अब वो जल्दी जल्दी बनाता हूँ तो ऐसा बन पाता है, ठीक है, थोड़ा ध्यान रखें। अब आ जाइए ई विद्या क्या है। ई विद्या में क्या है,
किया जाएगा, कैसे डिजिटली उनको पढ़ाया लिखाया जाएगा। ठीक है, अब ये बताइए आप डिजिटली कब से पढ़ रहे हैं, काफ़ी लंबे समय से पढ़ रहे हैं तो ये चीज़ तो आप वैसे भी इजीली समझ जाएंगे। तो इसमें क्या है, सिर्फ 18 मई 2020 याद कर लें, यहाँ से क्या है, और उसके बाद में 31 मई 2020 से जो हमारे देश की 100 टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं उनको परमिट मिल गया था कि वो ऑटोमेटिकली स्टार्ट कर सकती हैं ऑनलाइन कोर्सेज PME विद्या स्कीम के तहत। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। इसमें क्या है, जो क्लास 1 से लेकर क्लास 2 तक के क्लासेस आपको TV चैनल्स पे उपलब्ध कराई जाएंगी, तो ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। इसके अंदर ही विद्या के अंदर एक दीक्षा प्रोग्राम है, दीक्षा मतलब डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग। ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। इसी के अंदर स्वयं ऑनलाइन कोर्स भी है, ये भी देखेंगे हम आगे। आ जाइए, देखो दीक्षा तो ये रहा। दीक्षा प्रोग्राम क्या है, दीक्षा की तो आप पहले सबसे पहले फुल फॉर्म याद करें, तो फुल फॉर्म है डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग। ठीक है, SHA से हो गया शेयरिंग, और D से डिजिटल, I से इंफ्रास्ट्रक्चर, K से नॉलेज, और SHA से शेयरिंग। ये याद कर लें, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 5 सितंबर 2017 को ये लॉन्च की गई थी, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेट है। 5 सितंबर, ठीक है, 2017 से ये स्कीम लॉन्च की गई है, तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ईयर याद रखना है, काफ़ी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उससे पहले ही ये स्कीम आ चुकी थी दीक्षा, इसको भी न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत इम्प्लीमेंट किया गया है और ज़्यादा। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर एक QR कोड होगा, मतलब QR कोड है तो आप उसको स्कैन करके अपनी जो भी बुक्स हैं, अपना जो डिजिटल मैटर है वो एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, ये थोड़ा ध्यान रखें। लैंग्वेज, जिस भी लैंग्वेज में आप चाहें उसमें पढ़ाई कर सकते हैं, हालांकि सब नहीं है। 18 लैंग्वेज मेजर, 18 लैंग्वेज जो हमारी शेड्यूल लैंग्वेज है उनमें से 18 लैंग्वेज इसमें इंक्लूड की गई हैं, ये थोड़ा ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, शेड्यूल लैंग्वेज कितनी है, हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 22 शेड्यूल लैंग्वेज हैं, ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, 22 शेड्यूल लैंग्वेज में से कितनी 18 शेड्यूल लैंग्वेज इसमें इंक्लूड की गई हैं। इसके अलावा लोकेशन बेस्ड सर्विस है, जैसे आप इसमें दीक्षा पोर्टल पे जाएंगे तो ये आपकी लोकेशन भी एक्सेस करेगा, जिससे आपकी जो लैंग्वेज है वो सिलेक्शन करने में आसानी रहे, आपको कोर्सेज अवेलेबल हो जाए आसानी से। ठीक है, क्लास बेस्ड, ठीक है, क्लास कैसे होगी, क्लास ऑनलाइन होगी, सारी क्लासेस आपको मटेरियल सारा ऑनलाइन दिया जाएगा, ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। इसके लिए एक दीक्षा मोबाइल ऐप भी बनाई गई है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये यहाँ तक आपका कंप्लीट होता है आज का। ठीक है, 5th पॉइंट तक हमने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया, उसके आगे के पॉइंट हम कल से देखेंगे, है ना, यानी 4th पॉइंट तक कंप्लीट कर, ये दीक्षा भी तो कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो ये 5th वाला पॉइंट भी कर लिया है हमने कंप्लीट 5वें पॉइंट तक। अब हम इसके आगे जो 6ठा पॉइंट है यहाँ से हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, तो आपको वीडियो कैसे लगा कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के बताएं, और उससे पहले जो आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनके आंसर भी दें। ठीक है, तो सबसे पहला आपका ड्रीम, वही ड्रीम जो आप नहीं बता रहे हैं, छुपा के बैठे हुए हैं। ठीक है, तो उस ड्रीम को शेयर करें कमेंट सेक्शन में। ठीक है, आपकी मर्जी है, करें तो करें, नहीं करें तो मत करें, छुपाए रखें। ठीक है, क्वेश्चन ये है, पहला क्वेश्चन, एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल, ठीक है, जो EMRS स्कूल है इसकी स्थापना कब हुई, ईयर बताना है ना, ईयर बहुत इंपॉर्टेंट है, बताइए। दूसरा क्वेश्चन हो जाएगा, प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना फॉर इम्प्लीमेंटिंग, है ना, तो ये कौन से पीरियड से कौन से पीरियड के लिए इम्प्लीमेंट की गई है आदि आदर्श ग्राम योजना, उसका ईयर बताना है। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है, यूनियन कैबिनेट एट अ मीटिंग हेल्ड ऑन 10 नवंबर 2021, ये ईयर याद रखें। तो यूनियन कैबिनेट की एक मीटिंग हुई थी 10 नवंबर 2021 को, जिसमें वोट किया गया था कि टू ऑब्जर्व ऑन 15 नवंबर बिरसा मुंडा जी का, जो भगवान बिरसा मुंडा है उनका बर्थ एनिवर्सरी कौन सी तारीख को सेलिब्रेट किया जाएगा, तो डेट बतानी है यहाँ पर। ठीक है, कौन सी तारीख, नहीं तारीख तो ये आ गई ना 15 नवंबर, तो यहाँ पर बताना है कि जो बिरसा मुंडा जी का बर्थ एनिवर्सरी है वो किस रूप में सेलिब्रेट किया जाएगा। ठीक है, तो बिरसा मुंडा जी का जो बर्थ एनिवर्सरी है उसका एक नाम दिया गया है। ठीक है, तो वो नाम आपको बताना है, आदिवासी क्या है आगे बताइए, चलिए। ठीक है, बहुत बता दिया मैंने आगे। तो ये बिरसा मुंडा जी का जो बर्थ एनिवर्सरी है हम किस रूप में उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो वो स्लोगन सा बताना है आपको, नाम बताना है। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये भी। तो फिर स्टूडेंट मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय। आप सब लोग खुश रहें, अपना ध्यान रखें, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और कमेंट जरूर करके बताएं कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है। ठीक है, अच्छा नहीं लग रहा तो ऐसे भी बता सकते हैं, सर अच्छा नहीं लग रहा है। ठीक है, वो आपकी मर्जी है, तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के बताएं। तो फिर स्टूडेंट मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय। आप सब लोग खुश रहें, अपना ध्यान रखें, और ये मैं आपका जो करंट अफेयर्स वाला टॉपिक है ये सारा कंप्लीट करा दूंगा, जो भी एजुकेशन का मैटर है। ठीक है, तो फिर कल तो देखो, और सबसे इंपॉर्टेंट बात तो मैं बताना ही भूल गया कि जो आपका टेस्ट सीरीज़ है, ठीक है, कल से ही टेस्ट चालू हो जाएंगे आपके, है ना। ये जो टेस्ट हैं आपके कल 2 तारीख से टेस्ट चालू हो जाएंगे। तो इसमें जो टाइमिंग है, इसका जो टाइमिंग है
वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं आप किस समय टाइम रखना चाहते हैं। हालांकि मैं सोच रहा हूँ कि इसका टाइम रखा जाए 11 AM टू 12 PM, ठीक है, 1 घंटे का टाइम रहेगा। तो उसमें ये आपका टेस्ट कंडक्ट करा लिया जाएगा, जिससे आपकी क्या है मॉर्निंग में ही प्रैक्टिस हो जाए, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आप बताइए कमेंट सेक्शन में कि आपको 11 AM से 11 AM से 12 PM सूट है, या शाम को 6 से लेकर 7 बजे रखा जाए, 6 PM से लेके 7 PM, ठीक है। तो कौन से टाइम पर आप ये टेस्ट चाहते हैं, तो आप ये 2 टाइम दे दिए, तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय। आप सब लोग खुश रहें, अपना ध्यान रखें, ठीक है। और टेस्ट से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए हो तो आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं 8118816110 पे, ठीक है। फीस अभी है 99 रुपीज़, ठीक है, बाद में कल से बढ़ जाएगी 149 रुपीज़ हो जाएगी, ठीक है। तो फिर स्टूडेंट बाय, सब लोग खुश रहें, अपना ध्यान रखें।